लम्से जनूं। राइटर हैं जोया अली खान। तुम लोग कोई काम ढंग से कर भी सकती हो या नहीं? मेरा ब्रांडेड सूट तुम लोगों ने जला कर राख कर दिया। इसके पैसे क्या तुम लोगों का बाप देगा? सॉरी बीबी जी, कसम से मैंने जानबूझकर नहीं जलाया। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी सॉरी कहने से क्या मेरा इतना महंगा सूट ठीक हो जाएगा? ये मीरब की आवाज है ना। अब ये लड़की किस पर चिल्ला रही है? मीरब की माँ रिफत बेगम, इसके पापा मालिक जुबैर से कहते हुए भागते हुए सीढ़ियां फैलाकर मीरब के कमरे में पहुंची थी। मीरब गुस्से की बहुत तेज थी और उसके भाई के हद से ज्यादा लाड और प्यार ने मीरब को बहुत बिगाड़ रखा था। अक्सर इसकी माँ इसके भाई से शिकायत करती थी कि तुम्हारे प्यार ने मीरब को बहुत बिगाड़ दिया। मीरब मलिक जबेर जो कि बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन था। इसकी बेटी थी, इसका एक भाई जो इससे हद से ज्यादा प्यार करता था। उम्र में इससे 12 साल बड़ा था। इसका नाम शामीर मलिक था। ये मलिक जुबैर और रिफत बेगम की बेशकीमती दौलत इनकी दो औलादें थी। उन्होंने अपनी तरफ से अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत दी थी, मगर मीरब को शाहमीर के हद से ज्यादा लाड प्यार ने काफी बिगाड़ दिया था। शाहमीर खुद बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। मीरब अपनी चीजों के लिए बहुत ज्यादा पोजेसिव थी। वो अपनी चीजों को किसी को छूने भी नहीं देती थी, पर चाहे वो रिश्ते थे या इसके कॉस्मेटिक्स की चीजें या फिर इसकी ज्वेलरी या इसके जूते, वो अपनी चीजों को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती थी। मीरब क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो? रिफत बेगम अपनी बेटी के रूम में दाखिल हुई तो वो घर की दो नौकरानियों को लाइन में लगाकर खड़ी हुई थी। ये देखे, मेरा इतना महंगा ब्रांडेड सूट इन्होंने जला दिया। मैं चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? मीरब अपनी माँ के आगे अपना फ्रॉक करते हुए गुस्से से बोल रही थी। तो मीरब, उन्होंने जानबूझकर तो नहीं जलाया होगा ना? अगर गलती से जल गया तो इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? गलती तो किसी भी इंसान से हो सकती है। मामा प्लीज, आपको तो हर बात ही नॉर्मल लगती है। ये लोग इतनी तनख्वाह लेते हैं तो इनका फर्ज बनता है कि हर काम को ढंग से करें। मेरा वो लोग अपना हर काम अच्छे से ही करते हैं। अगर आज गलती हो गई तो माफ कर दो। मीरब की माँ उसे गुस्से से चुप करवा रही थी। आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे है, तो बताएं मैं क्या पहन कर जाऊं? मेरा बेटा, आपके पास इतने सारे कपड़े हैं, कुछ और पहन लो। मुझे नहीं पहनने वो कपड़े। आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं ड्रेसेस रिपीट नहीं करती। मेरा बेटा, क्या परेशानी है? क्यों आप गुस्सा कर रही हो? जुबैर मलिक भी पूरा ऊपर रूम में आ गया था। पापा ये देखे, उन्होंने मेरी ड्रेस जला दी जो मैंने अपनी दोस्त की बर्थडे पर पहन के जानी थी, और मामा इनको डांटने के बजाय मुझे डांट रही हैं। वो रोते हुए अपने पापा के गले जाकर लग गई थी। क्यों डांट रही हैं भाई आप मेरी बेटी को? मेरे आपके पापा ने मेरे आपकी माँ को मसनूई गुस्से से डांटते हुए कहा। बहुत अच्छी बात है, आधा तो उसके भाई ने इसको बिगाड़ रखा है, बाकी की कसर आप पूरी कर दें। मेरा आपकी माँ ने सच में गुस्से से ही जवाब दिया था। आप मेरी बेटी को डांटा नहीं करें। और किसने कहा कि मेरी बेटी बिगड़ी हुई? मेरी बेटी तो बहुत समझदार है, माशाल्लाह। बस इसी तरह से वो अपनी बेटी की तरफदारी करते रहा करें। जब इसकी शादी करके दूसरे घर भेजेंगे तो एक काम करना कि आप दोनों बाप बेटा भी इसके साथ ही चले जाना। इसको ससुराल में आप दोनों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बेगम गुस्से से बड़बड़ाते हुए रूम से चली गई। पापा, देखा ना आपने कि मामा किस तरह मुझ पर ही चिल्लाती रहती है, और तुम दोनों यहाँ पर खड़ी हुई क्या कर रही हो? दफा हो जाओ खामखा मेरी माँ से। मुझे इतनी बातें सुनने को मिली तुम दोनों की वजह से, हालांकि बातें मामा को तुम लोगों को सुनानी चाहिए थी। मेरा अपना गुस्सा नौकरानियों पर निकालते हुए बोली। नौकरानी बेचारी अपनी जान बचाते हुए 1 मिनट से भी पहले कमरे से 9 तो 11 हो गई। अब बताओ मेरे बेटे को क्या मसला है? नया ड्रेस चाहिए? यस पापा, मेरी दोस्त की बर्थडे है और मुझे भी वहां पर नया ड्रेस पहन कर जाना है। आपको पता तो है कि मैं एक ड्रेस को दोबारा रिपीट नहीं करती। मेरा अपने बेचारा सा मुंह बनाते हुए अपने पापा से कहा। तो जाइए नया ड्रेस ले लें। मेरा आपके पापा ने अपना क्रेडिट कार्ड मेरे आपके हाथ में थमाते हुए कहा। लव यू पापा। मेरा अपने पापा के गले में बाहें डालकर खुशी से झूमते हुए कार्ड लेकर ड्राइवर के साथ ड्रेस लेने चले गए। प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। मेरा जिस्म टूटता है, कीड़े रेंगने लगते हैं मेरे जिस्म में। इतना दर्द होता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस दर्द से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। वो ज्यादा बेहतर है। क्यों नहीं? मुझे मरने देते मुझे। जब तुम लोगों को सब पता है तो क्यों मेरा तमाशा बना रहे हो? या तो मुझे मरने दो या मुझे नशा दे दो प्लीज। पहले तो तू इस लड़की के बगैर नहीं रह सकता था, अब तो नशे के बगैर भी नहीं रह सकता। तो कोई एक चीज की डिमांड तो कर। रोमान शाह आंखें दिखाता हुआ बोला। मुझे नहीं जीना, मरने दो मुझे। क्यों नहीं तुम लोग मेरी जान छोड़ देते? अहमद रोते हुए बोला। तुम सिर्फ एक लड़की की खातिर अपनी जान देना चाहते हो, मरना चाहते हो। वो कल की आई हुई लड़की तुम्हारे लिए इतनी खास हो गई कि तुम्हें ना अपनी बूढ़ी माँ नजर आ रही और ना अपनी जिगरी या लानत है तेरी जवानी पर। हाँ, नहीं नजर आ रही मुझे बूढ़ी माँ, और ना मुझे नजर आ रही हो तुम लोग। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो? क्यों हर जगह साए की तरह हमारे पीछे पहुंच जाते हो? अपनी बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो।
रोमान शाह अहमद को हाथ से खींचते हुए गाड़ी में बैठा रहा। रोमान शाह, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अहमद गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। देखता हूँ कैसे नहीं चलते तुम मेरे साथ। रोमान शाह नशे में टूटे हुए अहमद को सीट पर बैठाते हुए सीट बेल्ट बांध कर दूसरी तरफ से होता हुआ गाड़ी में आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करता हुआ हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। अहमद रोमान शाह का बहुत अच्छा दोस्त। रोमान शाह, अहमद और शाह से तीनों बेस्ट फ्रेंड थे, स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज तक। इन तीनों ने इकट्ठे पढ़ाई की थी। इन दोनों में लाजवाब केमिस्ट्री और दोस्ती थी। तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। यूनिवर्सिटी में इनकी दोस्ती के चर्चे हुए करते थे। मगर फिर अहमद की जिंदगी में एक लड़की आई जिसको अहमद ने बहुत प्यार किया। अहमद उसको लेकर बहुत सीरियस था। वो उससे शादी करना चाहता था, मगर इस लड़की ने अहमद को सिर्फ टाइम पास के लिए रखा हुआ था। अरीशा के बहुत ही अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी, जिसके माँ बाप ज्यादातर मुल्क से बाहर ही पाए जाते थे, और यहाँ पर वो अकेली खूब अय्याशियाँ क्या करती थी। यूनिवर्सिटी में सिर्फ वो लड़कों से दोस्तियाँ निभाने के लिए ही आया करती थी, मगर अहमद इसके इश्क में इस कदर मुब्तला था कि उसे इसकी कोई भी चीज़ नजर नहीं आती थी। हालांकि शाहजेब और रोमान शाह से बहुत समझाया करते थे, ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मगर अहमद के सर पर अरीशा का इश्क सर चढ़कर बोलता था। कई बार इन तीनों में झगड़ा भी हुआ अरीशा को लेकर, मगर अहमद इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। करते करते वो लड़की अहमद को इस मकाम पर छोड़कर चली गई। ठीक है, अब अहमद खुद को नशे की लत में लगाकर अरीशा को बुलाने की कोशिश करता। कई बार इसने खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर हर बार रोमान शाह मौके पर पहुंचकर उसे बचा लेता था। रोमान शाह अपने यारों के लिए बहुत मुफलिस था, दोस्तों के लिए जीने वाला इंसान था रोमान शाह। तो भला ऐसे वक्त में वो अपने बेस्ट फ्रेंड को अकेला कैसे छोड़ सकता था? अहमद यार, तुझे सच में अपनी बूढ़ी माँ नजर नहीं आती, जिसके जीने का वाहिद सहारा सिर्फ तू है। पता है कि मुझे फोन करते हुए किस तरह से तड़प कर रोते हुए मुझे बता रही थी कि तुमने फिर से खुदकुशी करने की कोशिश की। रोमान, मैं क्या करूं, मेरे दिमाग से अरीशा नहीं जाती। मैं उसको भुलाने की बहुत कोशिश करता हूँ, जितनी कोशिश करता हूँ वो इतनी ही मुझे ज्यादा याद आती है। इसको भुलाने के लिए ही मैं नशा करता हूँ, इसको भुलाने के लिए ही मैं मरना चाहता हूँ। अहमद बेबसी के साथ रोते हुए शर्मिंदा अंदाज से आंखें झुकाए हुए बैठा था। रोमान, तू मेरा यार है ना? तो मुझे अरीशा ला दे, मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं नशा छोड़ दूंगा। अहमद बहुत उम्मीद भरी नजरों से गाड़ी चलाते हुए रोमान शाह से बोल रहा था। रोमान शाह इन तीनों की टोली में इस टोली की जान था। वो अपने यारों के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखता। ठीक है, तुम वादा करो कि तुम अपना इलाज करवाओगे, वो भी अच्छे तरीके से, और दोबारा कभी अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करोगे। तो रोमान शाह वादा करता है कि अरीशा को वापस तुम्हारी जिंदगी में जरूर लेकर आएगा। रोमान शाह, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना इलाज ठीक से करवाऊंगा, बस तुम मुझे मेरी अरीशा ला कर दे दो। अमान शाह वादा करते हुए उसे हॉस्पिटल के अंदर ले आया था, जहां डॉक्टर शाहजेब इनका वेट कर रहा था। डॉक्टर शाहजेब इनकी टोली का तीसरा दोस्त था। तीनों आपस में बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। अहमद शाहजेब ने हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया था, जहां पर इसका इलाज शुरू हो चुका था। अहमद के काफी सारे टेस्ट हुए, जिनमें डॉक्टर ने ये बताया कि अहमद के जिस्म में 70% ड्रग्स का नशा फैल चुका है। ये जहर इसकी बॉडी को 70% मुतासर कर, और डॉक्टर ने यकीन दिलाया कि अगर पेशेंट खुद कोशिश करे और अच्छे से इलाज करवाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। रोमान, तुम अहमद को एडमिट करवाने के लिए कैसे मना कर लाए, क्योंकि वो इतनी आसानी से तो हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हो सकता था। डॉक्टर शाहजेब रोमान शाह से हॉस्पिटल के बाहर खड़ा ये पूछ रहा था। मैंने इससे ये कहा है कि अगर वो अपना इलाज अच्छे से करवाएगा तो मैं उसे अरीशा वापस ला कर दूंगा। क्या तुमने अहमद से ये कहा है कि तुम उसे अरीशा वापस ला कर दोगे? इसे तो बेहतर था कि उसे मरने देते। इसको ड्रग के नशे में, डॉक्टर शाहजेब गुस्से से बोला। शाहजेब, अगर यार की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो मेरे नजदीक ये गलत नहीं है। मतलब कि तुमने अहमद को झूठ कहा है? नहीं कर सकते। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं इस अरीशा जैसी घटिया लड़की को फिर से हमारे यार की जिंदगी में वापस लाऊंगा? थैंक गॉड, मुझे तो लगा कि सच में तुम इस घटिया अरीशा को अहमद की जिंदगी में वापस ला कर आओगे। डॉक्टर शाहजेब लंबी सांस लेते हुए शुक्र कर रहा था। माजी, कहाँ जा रही हो? इस तरह से सच संवर कर रोमी महक का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसे हवेली के बरामदे में ले आया था। रोमी और सहर दोनों आपस में कजन्स थे। रोमी महक के चचा का बेटा था और महक रोमियो के बड़े ताया की बेटी थी। रोमी के बाबा के अलावा दो और भाई थे। रोमी के बाबा ज्यादा चालाक नहीं थे, जिसकी वजह से इसके हिस्से में कुछ खास नहीं आया था। रोमी के पापा के दोनों बड़े भाई, जो कि बहुत ज्यादा चालाक और बेईमान थे, उन्होंने बड़ी चालाकी से रोमियो के बाबा की आधे से ज्यादा जायदाद हड़प कर ली थी। रोमियो अभी इस काबिल नहीं था कि अपने बाप के साथ कांधा लगाकर खड़ा हो सकता। वो भी मैट्रिक के पेपर्स दे रहा था। रोमियो का बाबा अक्सर बीमार रहने लगा था। रोमियो की माँ अक्सर रोमियो के बाबा से शिकायत करती थी कि तुम्हारे भाइयों ने मेरे बेटे के हिस्से की जायदाद पर कब्जा कर लिया है और आप कुछ भी नहीं बोलते। रोमियो के बाबा बहुत सब्र से जवाब दिया करते थे कि बेगम, ये दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाना है।
آخرت میں صرف اپنے اعمال ہی لے کر جانے ہیں، تو اس کے لیے دنیا کی فکر مت کرو۔ مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا اس قابل ضرور بنے گا کہ وہ اپنی محنت بل بوتے سے اپنا نام کما لے گا۔ تم ہمارے بیٹے کی فکر نہ کیا کرو۔ مگر رومیو کی ماں اکثر اس بات پر ناراض ہوتی کہ ہمارا بیٹا ہی نہیں، ہماری ایک بیٹی بھی ہے، اس کو کل کو جب ہم اس کی شادی کریں گے تو کیا اسے خالی ہاتھ رخصت کر دیں گے؟ رومیو کے بابا اس بات پر بھی بڑے تحمل سے جواب دیا کرتے تھے کہ بیگم، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دی ہے تو اس کے نصیب بھی اس ذات نے ضرور لکھے ہوں گے۔ تم ہماری بیٹی کے لیے پریشان نہ ہو، خدا اسے میرے جیسا ہم سفر دے تو اسے کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس بات پر رومیو کی ماں چپ کر جاتی تھی، کیونکہ یہ سچ تھا کہ رومیو کے بابا نے رومیو کی ماں کو بہت پیار اور عزت سے رکھا تھا۔ حالانکہ رومیو کی ماں ایک بہت ہی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ رومیو کی ماں یتیم تھے، اس کے ماں باپ مرے ہوئے تھے اور دادی نے اس کو پالا تھا، جس کی وجہ سے رومیو کی ماں کچھ بھی جہیز میں لے کر نہ آئی تھی۔ مگر ایک شادی میں رومیو کے بابا نے جب اسے دیکھا تو وہ اسے بہت پسند آ گئے تھے۔ اس نے آ کر اپنے باپ سے ضد کی کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی۔ بس شاید یہ شادی ہی رومیو کے بابا کے لیے سزا بن گئی تھی، کیونکہ نہ تو رومیو کی ماں اس کے دادا کی دوسری بہو کی طرح خاندانی تھی، نہ ہی امیر اور نہ ہی دوسری بہوؤں کی طرح پڑھی لکھی تھی۔ رومیو کی ماں بہت ہی سادہ مزاج اور نیک عورت تھی، جس کی وجہ سے ہمیشہ وہ سب سے الگ تھلگ ہی رہی۔ اس نے کبھی بھی گھر والوں سے شکوہ شکایتیں لڑائی جھگڑے نہیں کیے۔ بس کبھی دل بھر جاتا تو اپنے شوہر سے دل کی بڑاس نکال لیتی۔ اسے کبھی بھی گھر کی بہو ہونے کا مان نہیں دیا گیا تھا۔ زندگی کا سفر یوں ہی کٹتے گیا، مگر رومیو کے بابا نے ہمیشہ رومیو کی ماں کو بہت محبت دی اور اسے کبھی اس کا پچھلا یاد نہیں آنے دیا۔ اسی لیے رومیو کی ماں سچ میں اپنی بیٹی کے لیے اپنے شوہر جیسا ہی ہمسفر خدا سے مانگتی تھی۔ رومیو کو اپنے تایا کی بیٹی مہک بہت پسند تھی، مگر مہک رومیو کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ اس وجہ سے نہیں کہ رومیو خوبصورت نہیں تھا، رومیو خوبصورتی کے لحاظ سے خاندان کا سب سے خوبصورت لڑکا تھا، مگر رومیو کے پاس اس کے بابا کی جائیداد نہیں تھی اور نہ ہی گھر میں رومیو کے بابا کی وہ حیثیت تھی جو اس کے دونوں تایا کی تھی۔ اس لیے رومیو کو بھی مہک ہمیشہ ریگریٹ کرتی تھی، مگر رومیو ہر بار اپنے دل سے مجبور ہو کر شہر کے قریب ہوتا تھا۔ آج بھی مہک جب تیار ہو کر دوسری حویلی جا رہی تھی، دوسری حویلی میں مہک کے ننیال والے رہتے تھے۔ مہک کے ماموں بھی کافی نکچڑے تھے، ان کو بھی کافی مان تھا اپنی دولت۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے دوسری حویلی جانا ہے، مہک رومیو سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ دوسری حویلی اتنا سج کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رومیو کو شہر کا یوں سجنا بہت برا لگتا تھا، مہک بہت ہی زیادہ فیشن لیبل تھی۔ رومیو، تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، میں نے تمہیں ایسا کوئی حق نہیں دیا کہ تم مجھ سے سوال جواب کرو۔ نہ تم نہ تو تم میرے باپ ہو اور نہ میرے بھائی، سمجھے تم؟ مہک، تم مجھ سے اس الفاظ میں بات مت کیا کرو۔ میرے جذبات سے تم نا واقف نہیں ہو جو اتنی معصوم بن کر مجھے باپ اور بھائی ہونے کا طعنہ دے رہی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کیا رشتہ بنانا چاہتا ہوں تمہیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے۔ پتا ہے کہ تم میرے ساتھ کون سا رشتہ بنانا چاہتے ہو، مگر مجھے تمہارے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں بنانا، کیونکہ تمہارا اسٹیٹس مجھ سے میچ نہیں کرتا۔ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہماری حویلی میں نوکروں کی طرح ہو۔ مہک نے آنکھیں گھما کر ناگواری سے رومیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مہک، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور یار مجھے ایک بار پڑھائی مکمل کر لیں تو میرا وعدہ ہے کہ میں بہت محنت کروں گا، میں اتنا پیسہ کماؤں گا کہ میں تمہاری سب خواہشات پوری کر سکوں، پلیز مجھے تھوڑا وقت دے دو۔ رومیو مہک کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ پلیز رومیو، مجنوں کے جیسی باتیں مجھ سے مت کیا کرو، نہ تو میں تمہیں ٹائم دے سکتی ہوں اور نہ ہی تمہارا ویٹ کر سکتی ہوں۔ میرے پاس تم سے بہتر آپشنز موجود ہیں، تو میں کیوں تمہارا ویٹ کروں؟ ایسی کیا خاصیت ہے تم میں؟ مہک کی نظر اس کے ماموں کے بڑے بیٹے شاذم پر تھی، جو ابھی ابھی باہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ شاذم خود بہت ہی سلجھی اور پرسنالٹی کا مالک تھا اور رومیو کا بہت اچھا دوست بھی، جس کو مہک سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، مگر مہک کو اس کے پیسے اور اس کا اسٹیٹس بہت اچھا لگتا تھا۔ اس وقت بھی وہ مہک میک اپ سے لت پت ہو کر نائٹ ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے بڑی حویلی صرف اس لیے جا رہی تھی کہ وہ شاذم پر ڈورے ڈال سکے۔ رومیو جو مہک کے لیے بہت سیریس تھا، اسے مہک کا یوں سچ سمجھ کر ٹائٹ کپڑے پہن کر جانا زہر لگتا تھا، مگر وہ مہک کی بکواس کے آگے بے بس ہو کر چپ کر جاتا تھا۔ مہک، آ جاؤ، یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو بیٹا؟ اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو۔ مہک کی ماں دور کھڑی ہوئی مہک اور رومیو کو کھڑا دیکھ کر رومیو پر طنز مارتے ہوئے مہک کو بلا رہی تھی۔ رومیو غصے سے اپنی بڑی تائی کو دیکھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گیا، کیونکہ اگر گھر کے اندر جاتا تو اس کی ماں اور بہن فوراً ہی بھاپ لیتی کہ رومیو کو کسی نے کچھ کہا ہے، تو وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے، اور رومیو ان کی پریشانی کی وجہ نہیں بننا چاہتا تھا، کیونکہ رومیو کی ماں کی زندگی میں پہلے ہی بہت پریشانیاں تھیں اور وہ مزید نہیں بڑھانا چاہتا۔ رومیو چھت پر جا کر کتنی دیر یوں ہی اداس سا ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ رومیو کے گھر والوں کا یہ رویہ اسے کمزور نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کے رویوں کی وجہ سے رومیو کا خود کے پیروں پر کھڑے ہونے کا جنون بڑھا رہا تھا۔ وہ ہر ٹوکر کر کے بعد خود کو اور مضبوط کر کے کھڑا ہو جاتا۔ خان بابا، جلدی گاڑی چلاؤ، میری فرینڈ مال میں میرا انتظار کر رہی ہوں۔ میرب گاڑی میں بیٹھی خان بابا، جو میرب کے بابا کا بہت پرانا ڈرائیور تھا، اس پر چلا رہی تھی۔
बीबी जी ट्रैफिक जैम है। एक तो कराची की ट्रैफिक का यही मसला है, बंदा मरता मर जाए मगर ट्रैफिक हटने का नाम नहीं लेती। खान बाबा कोशिश करके गाड़ी ट्रैफिक से निकाले, मॉल में मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही हैं। जी बीबी जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हम लोग थोड़ी देर में मॉल पहुंच जाएंगे। खान बाबा ट्रैफिक से गाड़ी को निकालने की कोशिश करते हुए जवाब दे रहा था, जैसे तैसे करके। खान बाबा ने ट्रैफिक से गाड़ी को निकालते हुए मीरब को जल्दी से मॉल तक पहुंचाया, क्योंकि मीरब के जज्बातीपन और गुस्से से खान बाबा बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। आखिर बचपन से उसकी जवानी तक का सफर खान बाबा ने अपनी आंखों से देखा था। अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम लोग मॉल पहुंचे। मीरब गाड़ी से उतरते हुए अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी और अपने हैंड बैग को लेते हुए भागते हुए अंदर मॉल में दाखिल हुई। बच्चे, तुम मुझे किस काम पर लगा देती हो? भाई प्लीज प्लीज प्लीज, क्या आप मेरा ये छोटा सा काम नहीं कर सकते? मेरा बच्चे, मैं तुम्हारे सब काम कर दिया करूंगा, मगर ये तुम मुझसे नॉवलों वाला काम मत करवाया करो। अब मैं जाकर बोलूं कि मुझे कौन सा नॉवल चाहिए? यार, मैं नाम भूल जाता हूँ। अच्छे खासे बिजनेसमैन भाई को किन कामों में डाल दिया देती हो मेरा? भाई बस आपने जाकर इतना ही तो बोलना है कि मुझे आब हयात नॉवल बुक चाहिए। कौन सी हयात? रोमान शाह, अपनी छोटी बहन मेरहा का मजाक उड़ाते हुए पूछ रहा था। भाई क्यों तंग कर रहे हैं? आब हयात पीर कामिल का सीजन 2 है। मेरहा रोमान शाह से 8 साल छोटी थी और इकलौती बहन होने की वजह से वो रोमान शाह से खूब अपने नखरे उठवाती। मेरहा को रोहान शाह ने अपने बाप की डेथ के बाद बहुत ही लाड प्यार से रखा था, ताकि उसे कभी भी अपने बाबा की कमी महसूस ना हो। मेरा बहुत ही मासूम और शायर सी लड़की थी। ऊपर से बादशाह का अपनी छोटी बहन के लिए बहुत ज्यादा पोसेसिव रहने की वजह से मेरा ज्यादा लोगों में उठती बैठती नहीं थी। मेरा बहुत ही कम घर से बाहर जाती, ऐसा नहीं था कि इस पर कोई पाबंदी आई थी। मेरा खुद भी घर से बाहर जाना इतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे। ऊपर से बादशाह का मिजाज भी इस तरह का था कि उस लड़कियों का फजूल में बाहर बाजारों में घूमना और सच समझकर बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरा अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपने भाई के मिजाज से भी अच्छी तरह वाकिफ थी। इसे जो कुछ भी मंगवाना होता वो अपनी अम्मी से कहकर मंगवा लेती। अल्लाह का शुक्र था कि पैसे की कोई कमी नहीं थी घर में। नौकर चाकर थे, सब मौजूद थे। रुमान शाह किसी भी चीज़ की कमी अपनी माँ और बहन को नहीं होने देता था, मगर बस इसके कुछ रूल और दायरे थे जिनको उसकी माँ और बहन भी क्रॉस नहीं करते थे। मेरा घर से बाहर नहीं जाती थी, इसलिए वो ज़्यादातर वक्त नॉवल पढ़ने में गुजारती थी। वो नॉवलों की बहुत बड़ी दीवानी थी। मेरा का सबसे फेवरेट काम था नॉवल पढ़ना, और इसके लिए इसने बहुत नॉलेज इकट्ठी करके रखी हुई थी। हर नई आने वाली नॉवल बुक को इसने खरीद कर ज़रूर अपने पास रखना होता था। सब नॉवल के बुक्स और नॉवल अपने पास इसलिए संभाल के रखती थी क्योंकि वो नॉवल के किरदारों को दूर जाते हुए नहीं देख सकते थे। इसके कहने के मुताबिक जब नॉवल इससे दूर जाते हैं तो उसे लगता है कि नॉवल्स के कैरेक्टर भी इससे दूर चले गए हैं। अगर वो उसके पास महफूज होते हैं तो उसे लगता है कि सब कैरेक्टर इसके पास इर्द गिर्द मौजूद हैं। अक्सर मिर्हा की अम्मी इस बात पर नाराज होकर कहती थी कि तुमने एक दिन नॉवल पढ़ पढ़ कर मिर्हा पागल हो जाना। बस कर दिया करो, घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं, कभी वो भी आकर देख लिया करो। मगर मिर्हा अपने भाई की बहुत लाडली थी, तो वो नॉवल पढ़ने के लिए अपने भाई से जिद करके नॉवल मंगवा लेती, मगर घर के काम में तो इसका भाई कुछ भी नहीं कह सकता था। वहाँ तो सिर्फ इसकी अम्मी का हुक्म चलता था। इसकी अम्मी के कहने के मुताबिक लड़कियों को घर के काम आने चाहिए, इसलिए अक्सर मिर्हा की अम्मी उसे घर के काम सिखाती हुई नजर आती थी। मिर्हा बेचारी मुजरिमों की तरह अपनी माँ के डर से घर के कामों को सीखने की पूरी कोशिश करती थी। मिर्हा की माँ ज्यादातर ड्राइवर के साथ जाकर मिर्हा के लिए शॉपिंग खुद ही करती थी, मगर मिर्हा की माँ नॉवल वगैरह लाने से साफ इनकार कर देती थी, ये कहकर कि मुझसे उल्टे सीधे काम मत करवाया करो, मैं इस उम्र में तुम्हें नॉवल वगैरह लाकर नहीं दे सकती। इस तरह के शौक अपने भाई से पूरे करवाया करो। इसलिए आज मिर्हा ने सुबह से कोई 20 बार फोन करके रुमान को ये याद करवाया था कि आते हुए इसके लिए नॉवल बुक जरूर लेकर आए। जब से आबे हाथ की बुक की सूरत में आया था, मेरा हनुमान शाह की जान खाई हुई थी कि उसे वो कामिल का सीजन 2 जरूर ला कर दे। आ रही हूँ यार, आ रही हूँ। मैं मॉल के अंदर पहुंच गई हूँ, बस ब्रेक पर अपने पैर रखो। मेरा अपने कान से फोन लगाए हुए मॉल के अंदर भागते हुए दाखिल हुई। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? मेरा अपनी दोस्त से फोन पर बात करते हुए सामने ही देख नहीं सकी थी कि कोई आ रहा है। सीधा आकर खड़े हुए रमान शाह के सीने से टकराई थी, और अब फोन हाथ से नीचे करने पर गुस्से से फोन को नीचे से उठाते हुए अपने माथे पर हाथ रखे रुमान शाह पर चिल्ला रही थी, मेरे ख्याल से अंधा तो मैं नहीं तुम हो। आंखें तुम्हें खोल कर चलना चाहिए, मैं तो अपनी जगह पर खड़ा हूँ, चलकर तुम आ रही थी। इस शख्स ने इतने एटीट्यूड के साथ अल्फाज अदा किए कि मेरा बस की शक्ल देखे बिना नहीं रह सकी। इसके बोलने का अंदाज इतना मुनफरिद था कि खुद को आइटम बम समझने वाली मीरब के कानों को वो आवाज पाई थी। मगर जब इसकी तरफ नजर उठी तो मीरब कुछ देर के लिए तो स्टिल हो गई।
इस शख्स की पर्सनालिटी इसकी आवाज़ से कहीं ज़्यादा इतनी जाज़िब नज़र लग रही थी। किसी को नज़र भरकर भी ना देखने वाली मीरा मलिक स्टिल खड़े हुए उसे देख रही थी। वो फुल ब्लैक कलर के थ्री पीस सूट के अंदर वाइट शर्ट पहने हुए, अपने हाथ में आईफ़ोन पकड़े हुए, बड़ी अकड़ के साथ खड़ा था। इसके सिल्की बाल, ब्लैक बाल जिनको जेल से सेट कर रखा था और खिलता हुआ गोरा रंग, इस पर मॉडर्न दाढ़ी, आकड़ी हुई ऊंची नाक, किसी की भी जान निकाल लेने वाले गुस्से से भरी हुई बड़ी बड़ी आंखें 6 फीट को टच करती हुई हाइट कसरती छाती जो खुले हुए दुपट्टों से झलक रही थी, आंकड़ों मिजाज जो उसकी पर्सनालिटी को चार चांद लगा रहा था। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। रुमान शाह मेरा के आगे हाथ लहराता हुआ बोला। जी तो मैं सुन रही हूँ, मेरा वापस होश में आते हुए बोली। अगर सुन रही थी तो फिर बोलने की जहमत भी कर लो। तुम ये अंधों की तरह भागकर मॉल के अंदर क्यों दाखिल हो रही थी? क्या बाहर जंग का ऐलान कर दिया गया? रुमान शाह तंज करते हुए कह रहा था। यार कहाँ रह गई थी तुम? मीरब की फ्रेंड दूर से मीरब को देखते हुए मीरब के पास आकर बोली। कहीं नहीं यार, बस गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। मीरब की नजरें अभी रुमान शाह पर थी। अगर मीरब के फ्रेंड्स को देखकर रुमान शाह वापस अपने फोन बर्बाद करता मॉल के अंदर चला गया। हेलो मिस, कहाँ गुम हो मीरब के फ्रेंड? सबा मीरब के आगे हाथ लहराते हुए। क्या बात है मीरब मालिक, कौन खुश नसीब है जिसे आज मीरब की नजरों ने शर्फ बख्शा है? सबर सारा मीरब की टांग खींच रही थी। हाय यार, और चीज ही ऐसी थी कि मैं तो देखती ही रह गई। मेरा अपने ठंडी सांस भरते हुए इस तरफ देखा जहां से अभी रुमान गुजर कर गया था। मीरब चलो यार, तुझे तो डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा। सबा मीरब के हाथ पर माथे पर हाथ रखते हुए मसूरी घबराहट और टेंशन दिखा रही थी। बकवास बंद करो। मीरब ने सबा को मुंह बंद करने को कहा। नहीं यार मीरब, हमें तो सच में तुम्हारी फिक्र हो रही है। ये सूरज आज किस तरफ से निकला है? जो मीरब को कोई लड़का अच्छा लगा, तुम तो हर लड़के में कीड़े निकालती रहती हो। हमें तो लगा कि तुम्हारे लिए कोई आसमानी मखलूक आएगी जिसे तुम पसंद करोगी, मगर यार तुमने तो रूह जमीन पर ही किसी लड़की को देखने लायक बोल दिया है। देखना तो पड़ेगा, सच में इस बंदे में कोई खास बात तो होगी जो वो बंदा मीरब के दिल पर अपनी छाप छोड़ गया। सबा तुम अपना मुंह बंद करो और चलो हम लोग शॉपिंग करते हैं। जिस काम के लिए हम मॉल आए हैं, मीरब अपने तासुरात इनसे छुपाने की कोशिश कर रही थी, जबकि सच वही था जो सबा और सारा बोल रही थी। मीरब ने अपने दोस्तों के साथ खुद खूब शॉपिंग की और इनको भी खूब करवाई, मगर मीरब के दिमाग में रोमांच शाह चल रहा था। मीरब के दिल ने पहली बार किसी के लिए इतने खूबसूरत एहसास महसूस किए थे, और वो उसकी पर्सनालिटी तो मीरब के दिमाग से जाने का नाम नहीं ले रही थी। मीरब बज़ाहिर तो अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग कर रही थी, मगर ख्यालों में रोमान शाह को लिए घूम रही थी। रोमान शाह ने इंटरकॉम पर अपने सेक्रेटरी को अपने ऑफिस रूम में बुलाया। मैं कम इन सर? दरवाजे पर खड़े हुए रोमान शाह के सेक्रेटरी दिलावर ने अंदर आने की इजाज़त तलब की। यस कम इन दिलावर, आज मेरी कोई खास मीटिंग तो नहीं है? है सर, आज आपके मिस्टर मलिक के साथ मीटिंग है। और ये तो मुझे याद ही नहीं रहा था। रोमान शाह आज जल्द अपने घर जाना चाहता था, क्योंकि इसने अपनी माँ से वादा किया था कि आज वो रात को टाइम से घर आएगा और उनके साथ टाइम डिनर करेगा। रोमान शाह ने छोटी सी उम्र में अपना बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया था। ये इसकी दिन रात की मेहनत का सबूत था। रोमान शाह ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, जिसकी वजह से रोमान शाह चट्टान की तरह मजबूत था। रोमान शाह इस ऊंचाई का नाम था जिस पर जाने के लिए लोग तरसते थे। इसी मेहनत में रोमान शाह अपनी माँ और बहन को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था, जिसकी शिकायत अक्सर इसकी माँ करते थे। आज इसने सोचा था कि आज वो घर जल्दी जाएगा, जैसे कि वो अपनी माँ के साथ वादा भी करके आया था कि आज रात का खाना वो इकट्ठे खाएंगे। मगर ये वो भूल गया था कि आज मिस्टर मलिक के साथ इसकी बहुत अहम मीटिंग थी, जहाँ पर बहुत सारे मेंबरान इकट्ठे होने वाले थे। मलिक के घर एक छोटी सी गैदरिंग पार्टी रखी थी और वहीं पे बहुत सारी डील साइन हो रही थी। रोमान शाह के लिए डील काफी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए जाना भी बहुत ज़रूरी था। अब रोमान शाह सोच रहा था कि अपनी माँ को क्या कहेगा। ठीक है दिलावर, तुम जा सकते हो। रोमान शाह दिलावर को भेजकर अपनी माँ को फ़ोन मिलाने लगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। चूंटी तुमने फ़ोन उठाया है? अम्मी किधर है? अम्मी किचन में है, आपने आज जल्दी आने का वादा किया तो इसके लिए अम्मी ने पूरे घर के नौकरों को जिद्दोजहद में लगाया हुआ है कि इनके इकलौते बेटे की पसंद के सारे खाने बनने चाहिए, और खुद भी हिटलर बनकर इनके सर पर खड़ी हैं। मेरे ने पूरे दिन की रिपोर्ट रोमान शाह तक पहुंचाई। मेरा एक प्रॉब्लम हो गई। क्या? मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं रात को लेट हो जाऊंगा। भाई आपको पता है कि अम्मी सुबह से लगी हुई है रात के डिनर की तैयारी करने की, और आपने कितने मज़े से कह दिया कि आप रात को लेट आएंगे। मेरे हाँ बच्चे, मुझे पता है, मगर मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ना होती तो मैं छोड़ कर आ जाता। भाई मैं तो कुछ नहीं कह सकती, आप अम्मी से ही बात करें। मेरे हाँ प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दो, तुम अम्मी को समझा दो प्लीज़। सॉरी भाई, मेरे पास तो और बहुत सारे काम है करने के लिए। वैसे भी अम्मी को ये बोलने का मतलब है जो ये न्यूज़ अम्मी को सुनाएगा। अम्मी अपने गुस्से के बम इसी के ऊपर फोड़ेगी। मेरे आराम से सारे मसले के बीच में से निकलना चाह रही थी। मेरे की बच्ची, जब तुम्हें कोई भी हयात चाहिए हो तो फिर मुझे फ़ोन करके मत बोलना।
मैं बिल्कुल नहीं लेकर आऊँगा। भाई आबे हयात मेरा अपने नॉवल बुक का नाम खराब होते सुनकर चीखी। भाई मम्मी से क्या कहूँगी? अम्मी मेरे कहने से कौन सा समझने वाली? आप खुद ही बात कर लें। मेरा रोमान का फ़ोन है। मेरा की माँ किचन से हाथ पोंछती हुई बाहर आई तो सोफ़े पर बैठे मिरहा को बात करते हुए समझ गई कि वो रोमान से बात करे, क्योंकि मिरहा इतना चहक-चहक कर सिर्फ़ अपने भाई से ही बात करती थी। मिरहा कोई ख़ास दोस्ती भी नहीं थी, इसलिए फ़ोन पर इसका अंदाज़ समझते हुए मिरहा की माँ चलते हुए उसके पास आ गई। जी अम्मी, भाई का फ़ोन है, ये ले बात करें। मिरहा अपनी जान छुड़वाकर फ़ोन अपनी माँ को थमाते हुए अपने रूम में चली गई, क्योंकि जाकर इससे बहुत ज़रूरी काम करना था। और ज़रूरी काम था नॉवल पढ़ना। मिरहा की माँ ने सुबह से मिरहा को रूम में नहीं जाने दिया था, क्योंकि आज रोमांचा खाना खाने के लिए घर रात को जल्दी आने वाला था, जो कभी महीनों में एक आधी बारी होता था। अम्मी, आई एम सॉरी, मैं रात को लेट आऊँगा। असल में मेरी एक ज़रूरी मीटिंग थी। मुझे याद नहीं था, वरना मैं आपको बता देता। रोमान शाह शर्मिंदगी वाले अंदाज में बोल रहा। रोमान बेटा, ये क्या तरीका है? आपको पता है मैंने सुबह से आपके लिए कितनी मेहनत की है, आपकी पसंद का खाना बनाया है, और आपने क्या आराम से बोल दिया कि मैं रात को लेट आऊँगा? अम्मी जान, असल में मुझे मीटिंग याद नहीं थी, और मीटिंग बहुत ज़रूरी है, तो मैं नहीं जाता। रोमान, मुझे नहीं पता, तुम मीटिंग अटेंड करने के बाद जब घर आओगे तो मैं और मीरा तुम्हारे साथ ही खाना खाएंगे। ओके मामा, डन हो गया। मैं मीटिंग में कुछ नहीं खाऊंगा, आपके साथ घर आकर ही खाना खाऊंगा। मगर प्लीज़ आप मेरा कुछ हल्का फुल्का सा खाना खा लें, आपकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। अम्मी जान, आपको पता है ना कि आपको अपनी बीपी की दवाई लेनी होती है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा खाना खा लें और दवाई भी खा लेना। अगर आपके भूखे रहने से शुगर बढ़ी तो फिर आपका और मेरा झगड़ा हो जाना। रोमान शाह को अपनी माँ की सेहत की बहुत फिक्र थी। वैसे भी इसकी अजीज खूनी रिश्तों में सिर्फ इसकी एक बहन और माँ ही तो थी, इसलिए वो इन दोनों की जान के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। अपनी अम्मी जान को प्यार से समझाकर तसल्ली देते हुए रोमान शाह फोन बंद करके मलिक हाउस की तरफ निकला, जहाँ पर आज इस एक अहम मीटिंग थी उसकी। वहां पर काफी सारी डील्स फाइनल होने वाली थी, जिनमें से एक डील रोमान शाह की थी। ये डील रोमान शाह के लिए बहुत ज़रूरी थी। आज के डील साइन करके रोमान शाह का बिजनेस जिस बुलंदी पर जाना था, इससे 4 गुना ऊपर जाने वाला था। इसलिए रोमान शाह इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए खुद भी काफ़ी इंटरेस्टेड था। यार, अब तुम लोग फ़ोन बंद करो, मुझे नहाना है। मेरा पिछले 4 घंटे से अपनी फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर गप्पे मारते हुए अब मेरा इनको फ़ोन बंद करने का बोल रही थी, क्योंकि अब उसे पता था कि इसके मामा आएंगे और मीरब को खूब डांट लगाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी बार मीरब को नीचे बुला चुकी थी खाने के लिए। मीरब यार, बाद में नहा लेना, अभी कौन सा तुमने कहीं जाना है? सबा मीरब को अभी और बात करने के लिए उकसा रही थी, क्योंकि इन सब में गपशप के जान मीरब ही थी, इसलिए फ्रेंड्स हमेशा मीरब को पार्टी की जान कहकर बुलाया करती थी। नहीं यार, अब और देर नहीं कर सकती, वरना मामा बहुत नाराज होंगे। इनको बहुत गंदा लगता है कॉलेज से घर आकर जब मैं यूनिफॉर्म चेंज नहीं करती, और अगर मामा रूम में आ गई तो कसम से बड़ी डांट पड़नी है। मेरा अपने फ्रेंड से जान छुड़ाती वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। मलिक ज़ुबैर के घर में एक छोटी सी पार्टी थी, जहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन जमा होने वाले थे, और यहाँ पर काफ़ी सारी डील्स थी जो इन लोगों ने आपस में साइन करनी थी। यहाँ पर आज बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे, और इनमें से एक बड़ा नाम था, जिसका नाम मलिक ज़ुबैर बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। वो नाम था रुमान शाह, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करके बिजनेस की दुनिया में अपना बहुत मजबूत मकाम बनाया था। इसका बिजनेस की दुनिया में काम करने का स्टाइल इतना मुनफरिद और यूनिक था कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इससे मिलने की ख्वाहिश रखते थे। देखने में 30 साल का एक नौजवान लड़का था, मगर इसका तजुर्बा इसकी उम्र से कहीं ज्यादा था। आज मलिक जुबैर की जो सबसे बड़ी डील थी वो रुमान शाह के साथ होने वाली थी, जिसको साइन करने का मलिक जुबैर बहुत अरसे से करने का इरादा रखता था। काफी सारे लोग आ चुके थे, मगर मलिक जुबैर की नजर रुमान शाह का इंतजार कर रही थी। वेलकम माय होम। मलिक ज़ुबैर ने जैसे ही रुमान शाह को गेट से अंदर आते हुए देखा तो फौरन उसे वेलकम कहने के लिए आगे बढ़े, और हाथ मिलाते हुए बहुत पुरजोश अंदाज से रुमान शाह का वेलकम किया और उसे अपने साथ लेकर अंदर आ गए। मलिक ज़ुबैर का गार्डन एरिया बेहद वसी और खूबसूरत था, इसलिए मलिक ज़ुबैर ने आज की गैदरिंग का अरेंजमेंट गार्डन एरिया में किया था। पार्टी में वो सब लोग आपस में गपशप करने के बाद खाने का दौर शुरू हो गया, मगर रुमान शाह खाने में इंटरेस्टेड था, क्योंकि उसे घर जाकर अपनी प्यारी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाना था, जो उन्हें रुमान शाह के लिए बहुत मोहब्बत से तैयार करवाया था। रुमान शाह, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? मलिक ज़ुबैर रुमान शाह को खाना न खाते हुए देख बाकी मेहमानों को पूछते हुए आकर रुमान शाह के पास खड़े हो गए। मलिक साहब, रियली रियली सॉरी, मगर मैं खाना नहीं खा सकता। इसका रीज़न है मेरी अम्मी जान, क्योंकि मेरी अम्मी जान ने मेरे लिए बहुत ही शानदार डिनर प्लान किया हुआ है, और अगर मैं वो डिनर नहीं करूंगा तो मेरी अम्मी जान के साथ साथ मेरा खुदा भी नाराज़ हो जाएगा। अपनी माँ को नाराज़ करने के लिए तो आई होप आप मेरी सिचुएशन को समझेंगे।
रुमान शाह मलिक ज़ुबैर से माज़रत करते हुए बोल रहा था, अरमान शाह, अब आपने दलील ही ऐसी दी है कि मैं लाजवाब हो गया, क्योंकि मैं किसी भी सूरत आपकी मर्जी को तो नाराज़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर आपको ड्रिंक तो लेनी पड़ेगी। नो 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 नो, मैं ड्रिंक नहीं करता। मलिक ज़ुबैर ने हैरानी के साथ रुमान शाह की तरफ देखा। क्यों मजाक कर रहे हैं रुमान शाह? मलिक साहब, कसम से मैं शराब नोशी नहीं करता। सच रुमान शाह, आप जैसा शख्स ड्रिंक नहीं करता, मुझे हैरानी हुई सुनकर। क्यों, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? ये मेरी प्यारी अम्मी जान की दी हुई तरबियत है। इनका कहना है कि शराब हराम होती है और हराम चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मुंह लगाना तो दूर की बात है। रवान शाह हंसते अपनी प्यारी अम्मी जान की तरबियत की तारीफ कर रहा। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, और आपकी माँ जी ने बहुत अच्छी तरबियत की है आपकी। मलिक जुबैर रमान शाह की माँ की तरबियत को सराहते हुए बोले, चलिए, आपकी अम्मी जान ने कोल्ड ड्रिंक पीने की इजाज़त तो दी होगी, या फिर आप हमारे घर से कुछ खाना पसंद ही नहीं कर रहे? नहीं नहीं मलिक साहब, किस तरह की बातें करें? शर्मिंदा मत करें, मैं कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ। मलिक जुबैर ने वेटर को इशारा किया तो वो कोल्ड ड्रिंक ले आया। मगर बेचारे का पैर टेबल से टकराने की वजह से इसके हाथ में पकड़ी हुई कोल्ड ड्रिंक रुमान शाह के ऊपर गिर गई। वेटर बेचारा डर के मारे बहुत घबरा गया। ओह सॉरी सॉरी बोलने लगा। मलिक जुबैर ने भी थोड़ा गुस्से से कहा कि जरा देख कर चला करे, आपने हमारे मेहमान के सब कपड़े खराब कर दिए। मगर रुमान शाह ने कहा, कोई बात नहीं, हो जाता है, इसने जानबूझ कर तो नहीं किया, इट्स ओके। रुमान शाह, आप एक काम करें, मेरे रूम में जाकर आप चेंज करें। नहीं कोई बात नहीं, मैं घर जाकर चेंज कर लूंगा। रुमान शाह मलिक के घर के अंदर जाकर चेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं था। नहीं रुमान शाह, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? इस तरह से क्यों घर जाएंगे? हमें मजीद शर्मिंदा मत करें। एक तो आपने हमारे घर का खाना नहीं खाया, ऊपर से आपके कपड़े, खराब कपड़े लेकर जा रहे हैं, इतना खराब। हम इम्प्रेशन मत घर लेकर जाइएगा हमारा। मलिक ज़ुबैर शर्मिंदा सा होते हुए बोले, ओके, मुझे चेंज तो नहीं करने, अगर मैं जाकर इसको साफ कर लेता हूँ। रुमान शाह मलिक ज़ुबैर के बहुत कहने पर मलिक ज़ुबैर के रूम की तरफ चलते। मलिक ज़ुबैर ने बहुत कहा कि वो साथ चलता है, मगर इसने कहा कि मैं चला जाऊंगा, आप मेहमानों के पास रहें। मलिक ज़ुबैर के कहने के मुताबिक ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर राइट साइड वाले रूम में जाना है। वो रूम मलिक ज़ुबैर का था। ऊपर राइट साइड पर दो कमरे थे। अब ज़ुबैर ने कौन सा कमरा बताया, रुमान शाह ये भूल गया था। रुमान शाह सीढ़ियाँ चढ़ते हुए राइट साइड वाले रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। रूम के अंदर दाखिल होकर रुमान शाह ने नजरें उठाए पूरे रूम को गौर से देखते हुए जायजा लिया। रुमान शाह को बड़ी हैरानी के साथ देख रहा, इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर ये किस तरह का रूम सेट किया है मलिक ने। रुमान शाह हैरानी के साथ अपने मुंह में बड़बड़ाया था। पूरे रूम में पिंक कलर की डिजाइनिंग की हुई थी। रूम की एक दीवार पर पेंटिंग से डिजाइनिंग करके फ्लावर्स और कुछ तितलियां बनी हुई थी। बेड के ऊपर टेडी बेयर जोड़ कर रखे हुए थे, और भी कुछ इस तरह के बारबी डॉल वगैरह टेबल पर सजा कर रखी हुई थी। रुमान शाह बहुत हैरानी के साथ खड़ा हुआ कमरे को देख रहा था, और साथ ही अपनी कोट उतार कर बेड पर रखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। रुमान शाह बहुत हैरान हो रहा था मलिक जुबैर की चॉइस पर। अचानक से शर्ट उतारते रुमान शाह के दिमाग में आया कि कहीं वो गलत रूम में तो नहीं आ गया, क्योंकि राइट साइड पर दो कमरे बने हुए थे। ये सोचते वो जल्दी जल्दी अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगा और कोट को उठाकर रूम से बाहर जाने के लिए वो पीछे मुड़ा। आउच, वो मीरब से टकराया था। ये मीरब की चीख थी जो रुमान शाह के साथ टकराने पर इसके मुंह से बेसाख्ता निकली थी। मीरब रुमान शाह के साथ टकराने की वजह से अपना बैलेंस आउट करके लड़खड़ाते हुए गिरने लगी थी कि रुमान शाह ने जल्दी से इसी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने हाथ की सपोर्ट दी। मीरब ने इस वक्त पिंक कलर का बाथरोब पहना हुआ था। पिंक कलर मीरब का फेवरेट कलर था, इसलिए मीरब का बस नहीं चलता था कि पूरा घर ही पिंक करवा दे। मीरब के पूरे कमरे की डेकोरेशन पिंक कलर की हुई थी। अगर मीरब की कबर्ड खोलकर देखी जाए तो इसमें सबसे ज्यादा पिंक टोन के ड्रेस ही पाए जाते थे। मीरब नहाकर बाहर निकली थी, इसलिए इसके गीले बाल इसी कमर पर झूल रहे थे, और नहाकर निखरा निखरा चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था, और होंठ पिंक गुलाब की पत्तियों की तरह खिल रहे थे। गहरी काली आंखें क्रिस्टल की तरह जगमगा रही थी। इस वक्त कोई भी मीरब को इस होलिये में देखता तो अपना दिल हार जाता, मगर वो कोई नहीं, रुमान शाह था, जिसको रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। और उसने मीरब को सपोर्ट देकर खड़ा करते हुए एक सेकंड भी नहीं लगा रूम से बाहर जाने में। ये सब कुछ इतना आनन फानन हुआ कि मीरब तो समझ ही नहीं सकी ये सच था या ख्वाब। मीरब ने घुटनों तक बाथरोब पहन रखा था, इसलिए वो रूम से बाहर तो नहीं जा सकती थी, मगर उसका दिमाग बार बार क्लिक करके बता रहा था कि ये वही बंदा है जिसको उसने मॉल में देखा था, और जिसको वो अभी तक अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं सकी थी। मगर फिर अपने ख्याल को झटकते हुए बोली कि वो यहाँ पर कैसे आ सकता है। मीरब तो पागल हो गई इस बंदे के इश्क में। वो खुद से बड़बड़ाते हुए अपने ही ख्याल से सोचते हुए अपने कबर्ड से कपड़े निकाल कर पहनने लगी। अम्मी, कसम से मजा आ गया जो आपके हाथों का खाना खा के। रुमान शाह अपनी माँ के हाथ चूमते हुए बोल रहा था।
अम्मी अब तो एक मज़ेदार कॉफ़ी का मग हो जाए और वो भी इस चूंटी के हाथ का। रुमान शाह अपनी बहन मिरहा की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा। भाई क्या है आपको, आपने तो मेरा नाम चूंटी ही रख दिया। मिरहा अपना मुंह मरोड़ते हुए बोली। मिरहा कसम से मेरा बच्चा, आप चूंटी ही लगती हो। भाईजान देखिए आपने जिस हिसाब से आप और भी शिलिंग होती जा रही। मुझे लगता है मेरा बच्चा एक दिन आपको देखने के लिए हमें दूरबीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रुमान शाह हमेशा की तरह मिरहा को तंग करने के लिए बोल रहा। मिरहा रूहान से 8 साल छोटी थी, तो इसलिए वो अपने बड़े भाई को बहुत नखरे दिखाती थी और रुमान शाह अपनी बहन को तंग करने के लिए अक्सर उसे चींटी कहकर बुलाता। तो मिरहा चिढ़ जाती थी और उसके चढ़ने पर रुमान शाह कहके लगाकर हंसता था। रुमान शाह ने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ फेस किया, मगर वो अपनी माँ अपनी बहन को एक बहुत अच्छी और पुरसुकून जिंदगी देना चाहता था, जिसमें वो कामयाब हो चुका था। घर में सिर्फ वो 3 अफराद थे, मगर घर में हर वक्त खुशगवार माहौल ही रहता था। रोमान शाह ऑफिस जाने के लिए हस्ब मामूल तैयार हो रहा था जब उसे इसके सेक्रेटरी का फोन आया कि मलिक जुबैर पर किसी नामालूम अफराद ने फायरिंग की है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में हॉस्पिटल में है। रोमान शाह ने अफसोस करते हुए कहा। फोन बंद करके घर से तैयार होकर सीधा हॉस्पिटल जाने के इरादे से गाड़ी को हॉस्पिटल रोड पर डालकर गहरी सोच में पड़ा हुआ कुछ सोच रहा था। मेरा बच्चा, अगर कुछ बोलोगी तो पता चलेगा ना कि तुम रो क्यों रही हो। मेरा फोन को कान से लगाए हुए रोए जा रहे। भाई पापा को गोली लगी और हम लोग पापा के साथ हॉस्पिटल में। रोते हुए मुश्किल सिर्फ इतना है कि भाई या अल्लाह रहम फरमा। मीरब की बात सुनते ही शामिर के मुंह से बेसाख्ता अल्लाह ताला से रहम के लिए दुआ निकली। मीरब, मेरा बच्चा रो नहीं, मैं आ रहा हूँ। भाई पापा की कंडीशन ठीक नहीं है, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा मेरा बच्चा, बस अल्लाह से दुआ करो और मामा का ख्याल रखो, मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ। शामिर भागते हुए थाने से बाहर निकला और आकर अपनी जीप स्टार्ट करते हुए उसमें बैठ गया। मामा प्लीज चुप कर जाएं, पापा को कुछ नहीं होगा। मेरा रोते हुए अपनी माँ के गले लग उसे दिलासा दे रही थी। रिफत बीबी मलिक जुबैर की हालत को देखकर बहुत ही दिल बर्दाश्त हो गई। कुर्सी पर बैठते हुए अपने ऊपर हाथ रखे रोई जा रही थी। मेरा अब दुआ करो तुम्हारे पापा को कुछ भी ना हो, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरा की माँ मलिक जुबैर से बहुत प्यार करती थी और वो दोनों आपस में कजन्स थे और इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। शाहमीर के बाद मलिक जुबैर की कोई औलाद लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि शामिर के वक्त रिफत बेगम सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसकी वजह से इसके केस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मलिक जुबैर के आगे औलाद नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपनी बेगम से बहुत प्यार करते थे। इसलिए वो किसी भी तरह का रिस्क इनकी जान के साथ नहीं लेना चाहते थे। मगर जब शाहमीर 12 साल का हो तो वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता। अक्सर अपनी माँ से जिद करता कि उसे एक बहन चाहिए, और शाहमीर की माँ अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी की ख्वाहिश को लेकर अक्सर मलिक ज़ुबैर के साथ बहस करती हुई नजर आती। आखिरकार मलिक ज़ुबैर ने डॉक्टर की राय लेकर सेकंड बेबी प्लान किया, तो इस तरह इनकी एक और औलाद इस दुनिया में, जिसका नाम उन्होंने मीरब रखा। मीरब शाहमीर से 12 साल छोटी थी। रिफत बेगम अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और मलिक ज़ुबैर की आंखों का तारा नीरब थी। शाहमीर खुद भी अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इस तरह इनकी फैमिली कंप्लीट हो गई और घर में हर तरफ खुशियां और पुरसुकून फिजा कायम थी। मगर आज इतने सालों के बाद इनके घर में गम ने फेरा लगाया था। इसलिए रिफत बेगम बड़ी दिल बर्दाश्त होकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी और मीरा मुसलसल अपनी माँ के गले में बाहें डाली हुई खुद भी रो रही थी, मगर अपनी माँ को दिलासा भी दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस मलिक, प्लीज आप खुद को संभालें, इंशाल्लाह मलिक साहब बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। रुमान शाह जो हॉस्पिटल में मलिक की इयादत करने के लिए आया था, वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर कुर्सी पर बैठी हुई मलिक जुबैर की बेगम को रोते हुए देखकर पास आया। जानी पहचानी आवाज सुनकर मीरब जो अपनी माँ के कांधे से सर लगाए आंखें बंद करके रो रही थी, उसने आंखें खोलकर सामने खड़े रोमान शाह की तरफ देखा। वो चॉकलेट ब्राउन कलर के 3 पीस सूट में लाइट सी मस्टर्ड कलर की शर्ट पहने हुए खड़ा था। आंखों पर धूप से बचने वाले गूगल्स लगाए, वो हाथ में एप्पल की वॉच जो उसके हाथ पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि पहनने वाले ने एप्पल की स्टच घड़ी को 4 चांद लगा दिए। चेहरे पर वही अकड़ और एटीट्यूड बरकरार था, मगर अंदाज काफी सॉफ्ट था। रिफत बेगम से बात करते हुए रिफत बेगम ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था और उस वक्त इस कंडीशन में नहीं थी कि कोई जवाब दे पाती। मेरे लाइक कुछ भी हो तो जरूर बताएगा। रवान शाह ने रिफत बेगम से ये कहा था कि अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो जरूर बताएं। रिफत बेगम ने इस बाहर भी सिर्फ हाँ में सर को हिला था। वो रिफत बेगम से बात करते हुए मीरब को बिल्कुल नजरअंदाज किए हुए खड़ा था, जैसे कि मीरब उसे बिल्कुल भी मंजर आम पर नजर नहीं आ रही। रवान शाह रिफत बेगम को दिलासा देते हुए डॉक्टर की तरफ चला गया था, मलिक की कंडीशन का पूछने के लिए। शामिर ने पता नहीं कैसे ये सफर तय किया था। इसका एक एक लम्हा बहुत अजियत में कट रहा था, ये सोच कर के पता नहीं इसके पापा किस हालत में होंगे। शामिर अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। शामिर को अच्छी तरह से पता था कि इसके पापा पर यह हमला इसकी वजह से हुआ। यह हमला सिर्फ उसे डराने के लिए किया गया था।
एरिया में गाड़ी को खड़ा करके वो भागता हुआ हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ और रिसेप्शन से पूछता हुआ ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागा। भागते हुए किस फिल्म का हीरो लग रहा था, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी बहुत दबंग थी। ऊपर से फुल यूनिफॉर्म पहने वो और भी डैशिंग दिख रहा। देखिए मिसेस मलिक, आपके शौहर की कंडीशन काफी सीरियस है। हम इस तरह से इनका इलाज शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पुलिस केस है। आपको पहले पुलिस की कार्रवाई पूरी करनी होगी, इसके बाद ही इनका ऑपरेशन हो सकेगा। डॉक्टर जब रिफत बेगम से ये बोल रहा था, इसी वक्त शामिर इनके पास पहुंचा। मीरम ने जैसे ही अपने भाई को देखा, वो भागती हुई अपने भाई के गले लगकर रो रही थी और रिफत बेगम भी अपने बेटे के गले लगकर रो रही थी। मामा परेशान हो, इंशाल्लाह पापा ठीक हो जाएंगे। इस तरह तो आपकी अपनी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अल्लाह से दुआ करें। शामिर अपनी माँ को अपने सीने से लगाए हुए दिलासा दे रहा था, मेरा बेटा, आप भी चुप कर जाओ और मामा को तसल्ली दो, मैं आ गई हूँ, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। परेशान नहीं हो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ज़रूर पापा को ठीक कर देंगे। बेटा, ये लोग तुम्हारे पापा का ऑपरेशन नहीं करें। इनका कहना है कि पुलिस केस है, पहले हमें पुलिस की कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी, इसके बाद ही ऑपरेशन हो सकेगा। आप परेशान न हो, मैं आ गया, मैं सब कुछ देख लूंगा। हाय डॉक्टर, आई एम एसपी शामिर मलिक। शामिर डॉक्टर के साथ हाथ मिलाते अपना तारुफ करवा रहा था। आप मुझे बताएं क्या कार्रवाई पूरी करनी होगी। सर, आप यहाँ पर आ गए हैं तो समझे कार्रवाई पूरी हो गई। डॉक्टर ने जैसे ही शामिर का नाम सुना तो सारी कार्रवाई भूल गया था, क्योंकि एसपी शामिर की बहादुरी के चर्चे तो पूरे शहर में थे, बच्चे बच्चे के मुंह से। एसपी शाम एसपी शामिर मलिक का नाम था। जब से वो थाना THA में ट्रांसफर होकर आया था, इसने मुजरिमों के नाक में दम कर रखा। इसकी बहादुरी के चर्चे इस कदर थे कि बच्चे स्कूल फंक्शन में एसपी शामिर मलिक ही बनना चाहते थे। अक्सर स्कूल्स में बच्चे एसपी शामिर मलिक का रोल करते हुए नजर आते थे, इसलिए बेचारे डॉक्टर को तो सारी कार्रवाई भूल गई। तो ठीक है, अगर कार्रवाई की जरूरत नहीं है तो फिर फौरन से पहले ऑपरेशन शुरू कीजिए। एसपी की रौबदार आवाज हॉस्पिटल में गूंजी। जी सर, सारा इंतजाम हो चुका है, बस आप यहाँ पर साइन कर दें, इसके बाद हम ऑपरेशन कर देंगे। डॉक्टर अब छलावा बने हुए एसपी के आगे पीछे घूम रहा था। ऑपरेशन शुरू हो चुका था और शामिर अपनी बहन और माँ के पास बैठा हुआ उन्हें तसल्ली दे रहा था और अपने रब से बहुत सारी दुआएं कर रहा था कि अल्लाह ताला इसके पापा को तंदुरुस्ती और सेहत वाली जिंदगी अता करे, और साथ में इन मुजरिमों की फांसी के तक पहुंचाने का प्लान बना रहा था, जिनकी वजह से आज इसकी माँ और बहन खून के आंसू रो रही थी। उसका बाप जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था। एसपी को बहुत दिनों से धमकियां मिल रही थी, मगर एसपी शामिर धमकियों से डरने वाली चीज नहीं था, इसलिए उन्होंने टारगेट इसके पापा को बनाया ताकि एसपी शामिर को डरा सके। शामिर इस वक्त एक बहुत ही बड़ा केस हैंडल कर रहा था, एक बहुत ही बड़े जिम्मेदार के बेटे का, जिसने गांव की एक मासूम सी लड़की जो एक गरीब घर से ताल्लुक रखती थी, इसका रेप किया था। वो अपने दबदबे और पैसे से इस केस को बंद करवाकर अपने बेटे को रिहाई दिलाना चाहते थे, मगर जब ये ना हो सका तो फिर एसपी को रिश्वत देने की कोशिश की गई, मगर वो एसपी शामिर मलिक था जो बहुत बाज़मीर था, जो बिकाऊ चीज़ नहीं था। पर नौबत धमकियों पर आ गई, और जब वो धमकियों से भी नहीं डरा तो अब तीसरा हरबा ये आजमाया गया था। इसके बाप पर अटैक करवाया गया था, मगर वो ये भूल गए थे कि एसपी शामिर डरने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इसके बाप पर अटैक करवा के उन्होंने अपनी मौत को दावत दी है। तकरीबन 1 घंटे के बाद डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, उन्होंने न्यूज़ दी। तकरीबन 1 घंटे के बाद ऑपरेशन डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उन्होंने न्यूज़ दी कि ऑपरेशन कामयाब रहा और मलिक ज़ुबैर अब खतरे से बाहर है और इनको वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। शामिर, रफ़त बेगम और मीरा अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रिफ़त बेगम जल्दी से उठी और वज़ू करके शुक्राने के नफल अदा करने लगी, और मीरा वहीं पर अपने भाई के कंधे से सर लगाए पुरसुकून होकर आंखें बंद किए हुए बैठी थी। और शामिर अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद अब मुजरिमों को मौत के तख्ते तक ले जाने का मंसूबा बना रहा था। तो मेरे प्यारे, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।